गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधनों में हमने पढ़ लिया कोयला। कोयले के बाद देखिए तो दूसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोलियम। विद्यार्थियों, जो कोयला हमने पढ़ा वह भी जीवाश्म ईंधन था और पेट्रोलियम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम और कोयले में इतना है कि जो पेट्रोलियम है वह आपके जो टर्सरी युग की शैलें हैं उनके अंदर अवसादी चट्टानों के दौरान मिलता है, और जो कोयला है वो ज़्यादातर मात्रा में आपको गोंडवाना क्रम की शैलों में मिलता है। कोयला जो है वो ठोस रूप में मिल रहा है, जबकि आपको जो पेट्रोलियम है वो तरल रूप में मिलता है। तरल रूप में जो पेट्रोलियम मिलता है वह कोयला और पेट्रोलियम दोनों को हम देखें तो दोनों के दोनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अब पूरे विश्व में जो पेट्रोलियम भंडार है वो ज्यादातर सागरीय तलहटी में ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सागरीय तलहटी मिलते हैं, क्योंकि जो अंश आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे उन्हीं अंशों का जीवाश्म जो रूप हुआ वो कौन से रूप में हो गया? तरल रूप में। यानी वो गाढ़ा नहीं होकर के वो कैसे हो गया? तरल रूप में हो गया। और उसी सागरीकृत क्षेत्रों के अंतर्गत हम किसकी प्राप्ति करते हैं? पेट्रोलियम की प्राप्ति करते हैं। अब पेट्रोलियम को देखते हैं कि पेट्रोलियम के क्षेत्र है वो भारत में कहाँ पर है। तो एक बार हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। शॉर्ट में एक बार देखते हैं कि पेट्रोलियम के जो भंडार है वो आपको मिलेंगे एक तो असम यानी ब्रह्मपुत्र घाटी में। कौन सी घाटी में? ब्रह्मपुत्र घाटी में। दूसरा आपको मिलेंगे कहाँ पर? ये मिलेंगे आपको गुजरात। कौन सी घाटी में? गुजरात। और तीसरा मिलेंगे कहाँ पर? आपको महाराष्ट्र। कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र। और चौथा कहाँ मिलेंगे आपको? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी घाटी में। यानी मैं क्षेत्र बताऊं, एक तो क्षेत्र हो गया आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र वाला। दूसरा क्षेत्र हो गया पश्चिमी तटीय भाग। तीसरा क्षेत्र हो गया पूर्वी तटीय भाग। और चौथा क्षेत्र हो गया गुजरात का भाग। अब मैंने आपको भी बताया कि कोयला जो ये पेट्रोलियम है वो आपको कहाँ मिलेगा? तटीय भागों में। तो तटीय भागों के अंदर अब ये जो क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, तथा जो गुजरात है ये भी कभी समुद्र तटीय क्षेत्र में जलमग्न था, जो वर्तमान में हमारे सामने है। तो उन क्षेत्रों में क्या है? कौन से भंडार मिल रहे हैं? पेट्रोलियम के भंडार मिल रहे हैं। और हमारे राजस्थान में भी पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। और ये सांचौर बेसिन जो है वो पहले टेथिस सागर का अंश थी। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि भारत में जो पेट्रोलियम के उत्पादन जो स्वरूप है वो किस प्रकार से, या पेट्रोलियम की उत्पत्ति या पेट्रोलियम की खोज वो कैसे हुई, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखें कि भारत जो है वो विश्व के कुल संचित भंडार का लगभग 0.5% क्या है रखता है। कितना? 0.5%। तो भारत क्या है? ज्यादातर मात्रा में जो क्रूड ऑयल है उसका आयात करता है। और भारत की बात करें तो भारत जो है वो सर्वाधिक खपत है यहाँ पे तेल की, इस कारण से वो आयात कर रहे हैं। और जो तेल का आयात करने के साथ साथ भारत में काफी रिफाइनरी 23 रिफाइनरियां हैं, उनके माध्यम से तेल का शोधन होता है और भारत क्या होता है? निर्यात भी करता है अपने पड़ोसी देशों के अंदर। ठीक है। अब पेट्रोलियम जो मिलता है, अब पेट्रोलियम के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं? पेट्रोलियम के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं? जिससे आपको पेट्रोलियम से मिलेगी प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस है, जिसको हम सीएनजी है, एलपीजी है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। दूसरा मिलेगा आपको केरोसिन। उसके बाद आपको मिलेगा
केरोसिन और इसके बाद ये आपको कोलतार है वो इसी से मिलेगा। इसके अलावा जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद है वो हम पेट्रोलियम के माध्यम से बनाते हैं। ये सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां है वो पेट्रोलियम के माध्यम से बनाते हैं। सिंथेटिक कपड़े हैं वो किसके माध्यम से बनाते हैं, पेट्रोलियम के माध्यम से बनाते हैं। तो काफी कुछ जो चीजें हैं वो किसके माध्यम से बनाते हैं, पेट्रोलियम के माध्यम से बनाते हैं। इसके बाद हम देखें कि भारत में प्राप्ति कहाँ से हुई। पहले ये तो क्लियर हो गया कौन सी काल की, टर्सरी काल की, तृतीय क्लब की और शादी से लोग में आपको पेट्रोलियम मिलता है। अब देखें तो भारत में सबसे पहले असम के मार्गरीटा में, कहां पे, असम के मार्गरीटा में 1860 में जब असम रेलवे द्वारा रेल लाइन बनाई जा रही थी उस दौरान ये क्षेत्र है वहां पे तेल जो है निकला। रेलवे लाइन को खोदते समय क्या है वहां पे तेल निकला। कहां पर, असम के मार्गरीटा में। कहां पर निकला, असम के मार्गरीटा में। इसके बाद बात करें आपके असम के ही माकुम में, असम के ही माकुम में 1866 में 36 मीटर की गहराई में तेल निकला। उसके बाद 1889-90 में डिगबोई असम है। और वर्तमान देखें तो डिगबोई असम जो है तेल शोधनशाला भी है सबसे पुरानी। साथ ही साथ डिगबोई असम जो है वो बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी माना जाता है। कितना, 202 मीटर की गहराई में यहाँ पे क्या निकला, तेल निकला। इसके बाद 1915 में बर्मा ऑयल कंपनी क्या बनी, बर्मा ऑयल कंपनी। बर्मा ऑयल कंपनी ने क्या किया, सुरमा घाटी के अंदर तेल खनन का कार्य आरंभ किया। किसका, तेल खनन का कार्य आरंभ किया। उसके बाद 1938 में नाहरकटिया में आपके तेल उत्पादन किया गया। 56 में नाहरकटिया कहाँ है, असम में। और 56 में शिवसागर में तेल उत्पादन किया गया। इसके बाद हम बात करें कि तेल उत्पादन के लिए आपकी 2 कंपनियां थी, तो बर्मा ऑयल कंपनी थी, एक कौन सी थी, बर्मा ऑयल कंपनी थी। और एक आपके जो कंपनी थी बर्मा ऑयल के साथ साथ दूसरी असम रिफाइनरी। और ये कंपनियां थी वो तेल खनन का या तेल खोज का काम कर रही थी। इसके बाद 1953 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने ये कार्य करना आरंभ किया। कौन से ने, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने काम करना आरंभ किया। और इसी के दौरान 1956 में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई जो भारत में तेल क्षेत्रों की खोज का कार्य, तेल क्षेत्रों की खोज के साथ साथ उसमें तेल उत्पादन का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ यह उनके संरक्षण और उनके रखरखाव का काम भी करता है। इसी ONGC के तत्वाधान में 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड एक संगठन बना। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक जो आपकी संस्था बनी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से क्या किया जाता है कि देश के जितने भी क्षेत्र है उसमें तेल को खोजा जाता है। साथ ही साथ वहां पर उन तेल क्षेत्रों को तेल शोधनशालाओं तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है और उनका रखरखाव किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि भारत में तेल प्राप्ति की जो पहली शुरुआत है वो कहां से हुई थी, मार्गरीटा से। कहां से हुई, मार्गरीटा से। और धीरे धीरे तेल क्षेत्रों की खोज और उसके उसके उत्पादन का कार्य आरंभ हुआ। अब हम देखते हैं कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर तेल का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में देखें तो माकुम है, डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोरान है और शिवसागर है।
मोरान है और शिव सागर है, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद पूर्वी तट पे देखें तो आंध्र प्रदेश में रावा है, अमलापुर है, तमिलनाडु का नागापट्टनम है। कहने का मतलब गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का जो तट है यहाँ पर तेल उत्पादन किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में कलोल है, महसाणा है, अंकलेश्वर है। आपके अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा ये क्षेत्र आपके प्रमुख है जो उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम पश्चिमी तटीय प्रतिभागों की बात करें तो अलियाबेट, रूस के सहयोग से इसको खोजा गया खंबात की खाड़ी में 45 किलोमीटर दूर। ये अलियाबेट द्वीप है। क्या है? अलियाबेट द्वीप। इस अलियाबेट द्वीप पर यह क्षेत्र खोजा गया जो तेल उत्पादन करता है। अब इसके बाद मैं बात करूं मुंबई हाई। मुंबई हाई है वो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, कितना? 176 किलोमीटर दूर है। वो कौन सा है? आपका मुंबई हाई है। और मुंबई हाई जो है वो एक द्वीप जो क्षेत्र है और यहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है या तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई के समीप ही एक क्षेत्र है वसाई या वसीम, ये भी तेल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद मैं बात करूं आपके मुंबई हाई जो है वहां 73 में 1973 में इस क्षेत्र की खोज हुई और 1976 से इसका उत्पादन किया जा रहा है। अब इसके अतिरिक्त हम देखें राजस्थान में, तो राजस्थान भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ भी काफी कुएं हैं जिसके माध्यम से तेल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मेन है बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सी है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में भाग्यम है, मंगला है, ऐश्वर्या है, जया है, विजया है, इस प्रकार से काफी कुएं हैं जिनके माध्यम से आपके पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। जो पेट्रोलियम है उन्हीं क्षेत्रों में। अब मुंबई हाई की सबसे बड़ी बात है कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई है। कौन सा है? मुंबई हाई है। और मुंबई हाई से एक प्रश्न बनता है कंपटीशन में भी कि मुंबई जो हाई है वहां पे कौन सा पदार्थ ज्यादा निकलता है? तो पेट्रोल। तो पेट्रोल के उत्पादन के लिए अगर कोई क्षेत्र जाना जाता है तो कौन सा है? मुंबई हाई। क्योंकि हम जो पेट्रोलियम क्षेत्र है, खनिज तेल जिसे बोलते हैं, खनिज तेल क्या होता है कि जो अपनी चट्टानें हैं जिनके अंदर चट्टानों के आंतरिक भाग से निकलने वाला जो तेलीय पदार्थ हो गया रहेगा, खनिज तेल है। और ये खनिज तेल जो है वो किसके माध्यम से निकाला जाता है? हमारे जो तकनीकी के माध्यम से इसको बाहर निकालते हैं। और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारे के इसके उत्पाद है। तो यहाँ पे पेट्रोल सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो विद्यार्थियों, हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसके क्षेत्र कौन कौन से है भारत के अंतर्गत। मतलब मुख्यतः आप समझ गए होंगे कि भारत में असम, अब असम में आपके पूरा ब्रह्मपुत्र आ गया। ब्रह्मपुत्र में भी कौन सी? ब्रह्मपुत्र में भी आपके जो दिहांग घाटी है वहां से लेके सुरमा घाटी तक, दिहांग से लेके सुरमा घाटी, क्योंकि सुरमा घाटी जो है वो पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मानी जाती है। तो दिहांग घाटी से कहां तक? सुरमा घाटी तक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आपके जो प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, फिर पूर्वी, और फिर आपके गुजरात और राजस्थान। तो पश्चिमी के अकॉर्डिंग देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हो गया। कौन सा? महाराष्ट्र। उसके बाद में कौन सा? असम, गुजरात, ये प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्लियर?
स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो तेल शोधनशालाएं हैं वो कौन कौन सी है। अब हम भारत में तेल शोधनशालाओं को देखते हैं। देखो तेल शोधनशालाओं का काम क्या है। तेल शोधनशालाओं का काम है जितने भी उत्पादन क्षेत्र हैं वहां से जो पेट्रोलियम पदार्थ आता है उसको क्या है शुद्ध करके अलग अलग रूप से, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में 70% जो आपका तेल है और बाकी 30% जो अलग है। हाइड्रोकार्बन जो है उसके दौरान हम देखें तो निकलने वाला जो पदार्थ है जैसे केरोसिन है, जैसे आपके कोलतार है, पेट्रोल है, डीजल है, ये जो पदार्थ है और प्राकृतिक गैस है, इनको अलग करने के लिए क्या लगाई गई है, तेल शोधनशालाएं। और भारत इस शोधन के कार्य में बहुत ही उत्कृष्ट स्थान पूरे विश्व में रखता है, जिसके कारण एक सबसे बड़ा फायदा भारत को क्या हुआ है कि भारत जो है विश्व में तेल शोधनशालाओं के कारण अपने निर्यात को बढ़ा पाया है। यानी अपने निर्यात में तेल का जो भारत है क्रूड ऑयल का जो आयात कर रहा था, इसके साथ साथ शोधित तेल का भारत क्या करता है, निर्यात भी करता है, जिसके कारण भारत का पेट्रोलियम निर्यात है वो बढ़ा है। उसका सीधा सीधा रीजन क्या है, ये तेल शोधनशालाएं। तो भारत में 13 तेल शोधनशालाएं हैं। सबसे पुरानी तेल शोधनशाला है वो आपकी डिगबोई है। सबसे पुरानी कौन सी है, डिगबोई है। और सबसे नवीनतम कौन सी है, सबसे नवीनतम है पारादीप, जिसका 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया। और ये सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाली क्या है, आपके तेल शोधनशाला है। सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाली क्या है, तेल शोधनशाला है, जो कौन सी में, सार्वजनिक क्षेत्र में है। और निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली कौन सी है, वो है जामनगर, जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के माध्यम से लगाई गई है। निजी क्षेत्र की जो तेल शोधनशाला में कौन सी है, जामनगर, जो किसके माध्यम से लगाई है, रिलायंस पेट्रोलियम के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी क्या है, ये तेल शोधनशाला है। अब बात करें कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है, तो असम के अंदर डिगबोई है। 4 तेल शोधनशाला कहाँ पर, असम में है। असम में डिगबोई है, नुमालीगढ़ है, बोगाईगांव है और गुवाहाटी है। नुमालीगढ़, बोगाईगांव, गुवाहाटी और आपके डिगबोई। जो गुवाहाटी में कौन सी जगह है, नूनमती में। कहाँ पे, नूनमती। नूनमती, गुवाहाटी, डिगबोई, नुमालीगढ़ और बोगाईगांव। इससे पहले मैं एक प्रश्न और बताऊं कि जो तेल शोधनशाला है वो 2 आधारित है, दो रूप से है, इसको हम जानते हैं। एक तो वो तेल शोधनशाला जो उत्पादन क्षेत्र के समीप लगती है उसे हम उत्पादन क्षेत्र आधारित तेल शोधनशाला कहते हैं। और एक वो तेल शोधनशाला जो कहाँ पर लगती है, जो बाजार के समीप, वहां उत्पादन क्षेत्र नहीं है, वहां का उद्देश्य है मार्केट। ये जो तटवर्ती प्रदेश है वहां तेल शोधनशालाएं ज्यादा मात्रा में लगाई गई है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, बहुत कम है जो उत्पादक है, बाकी उद्देश्य क्या है, व्यापार है। तो बाजार आधारित तेल शोधनशाला वो होती है जो उत्पादन क्षेत्र के समीप नहीं लगाई जाती है। तो स्टूडेंट देखो, तो 4 आपने कहा देखी, असम में। इसके बाद जो बाजार आधारित है वो बरौनी, बिहार में। उसके बाद कोलकाता, हल्दिया और पारादीप। कोलकाता, हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो पारादीप जो लेटेस्ट में लगी है वो कौन सी है, पारादीप है। फिर विशाखापट्टनम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और तातीपाका, ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। चेन्नई, तमिलनाडु। मनाली, तमिलनाडु। नागावीपट्टनम, तमिलनाडु। कोची, केरल। मंगलोर, मंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में। फिर आपके ट्राम्बे है, ट्राम्बे कहाँ पर है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। फिर वाडीनार, गुजरात में, जो एसआर के सहयोग से लगी है। जामनगर, गुजरात, रिलायंस के सहयोग से। कोयली, गुजरात। बीना, बीना संयुक्त जो है एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों के माध्यम से लगी है। मथुरा, उत्तर प्रदेश में।
पानीपत, बठिंडा, ये कहाँ पर है? आपके पंजाब में। तो ये प्रमुख तेल संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से भारत में तेल का उत्पादन जो है होता है, यानी तेल का शोधन कार्य होता है। कौन से तेल का? पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत में पेट्रोलियम भंडारों के बारे में पढ़ा। पेट्रोलियम के बाद हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा, जो हमारे कोर्स में है। नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे पहला सवाल, कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह अपने परमाणु जो तत्व है, यूरेनियम है, थोरियम है, जिरकन है, इल्मेनाइट है, इन परमाणु तत्वों से आणविक क्रियाओं के माध्यम से हमें जो ताप ऊर्जा प्राप्त होती है वह कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा। यानी हम इन परमाणु तत्वों के माध्यम से जो विखंडन होता है उनसे जो हम ताप की प्राप्ति करते हैं, जो एनर्जी की प्राप्ति करते हैं और उसको हम अपनी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वही कौन सी है? नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। अब हम बात करें कि ये परमाणु ऊर्जा है वो भारत में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा के स्रोत है? तो परमाणु ऊर्जा के अंदर राजस्थान, झारखंड, दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम के भंडार मिलेंगे। क्या? यूरेनियम, राजस्थान और झारखंड में। इसके अलावा मैं बात करूं, जो आपके तमिलनाडु वाला भाग है, ये केरल वाला भाग है, इस केरल वाले भाग पे आपको जो नाभिकीय में थोरियम है, इल्मेनाइट है, जिरकन है, ये सर्वाधिक मात्रा में आपको कहाँ मिलेंगे? इस केरल वाले तटीय भाग में या केरल वाले भाग में आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का भाग है उसमें भी आपको नाभिकीय या जो आपके जो तत्व है उनकी प्राप्ति होती है। तो जहां जहां नाभिकीय तत्वों की प्राप्ति होती है वहां वहां पर कौन सी ऊर्जा आपको मिलेगी? नाभिकीय ऊर्जा आपको मिलेगी। तो नाभिकीय ऊर्जा की शुरुआत के लिए आपके जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने अपना पूरा योगदान इस नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में या नाभिकीय ऊर्जा के विकास में दिया। और इसकी शुरुआत जो है, नाभिकीय ऊर्जा की शुरुआत 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करके और होमी जहांगीर भाभा ने इसकी जो स्थापना की, इन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही साथ 1954 में भाई शुरुआत है वो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। फिर 54 में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई और 67 में इसी परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदल के भाभा अनुसंधान संस्थान कर दिया या भाभा अनुसंधान केंद्र कर दिया। इसके बाद बात करें 1986 में परमाणु विद्युत निगम की स्थापना हुई तथा परमाणु ऊर्जा आयोग लिमिटेड की स्थापना इसमें हुई, जो परमाणु ऊर्जा के बिजली के उत्पादन के लिए काम कर रही है। वर्तमान में देखें तो 2016 के दौरान देखें तो लगभग 6700 मेगावाट जो है उत्पादन इसमें हुआ है और भारत में 21 रिएक्टर जो है वो वर्तमान में काम कर रहे हैं। अब उनमें मुख्य क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? भारत की बात कर रहा हूं मैं। तो भारत में सबसे पहले हम बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र जो सबसे पहला है और सर्वाधिक उत्पादन करता भी है। इसके बाद देखें केगा कर्नाटक, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु, कुदानकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, रावतबाटा ये राजस्थान का प्रमुख है और रावतबाटा जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। और इसके अलावा देखिए नरोरा, ये हमारे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है जिनके माध्यम से हम परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारत में पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के जो ऊर्जा जो खनिज है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।